नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और मेंस का जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, तो आप लोगों से मैंने कमिट किया कि सप्ताह में 2 वीडियो तो आएंगे ही आएंगे, तो वो आ रहे हैं। और आज का जो हमारा वीडियो है वो जीएस के प्रश्न पत्र 1 से, और प्रश्न हमारा है कि 1935 का अधिनियम एक ऐसी रेल की तरह था जिसमें अपना इंजन नहीं था और इसमें जगह जगह ब्रेक लगा हुआ था। और इसी की आपको व्याख्या करनी है। पीटी में ये जो स्टेटमेंट है, इस पे प्रश्न कई बार आए हैं, तो आप लोगों ने तो कहा ही कि किसका स्टेटमेंट है, उस पर आपने टिक लगाया ही है। लेकिन ये मेंस में भी यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, हो सकता है कि यहाँ भी पूछ लिया जाए, तो आप लोग देखिए। और अच्छा प्रश्न है, और इस प्रश्न के माध्यम से हम आपको सही मायने में जो हमारा उद्देश्य है कि जो मुख्य परीक्षा को लेकर के आपके मन में एक फियर है, जो एक डर है, वो निकालें। क्योंकि बच्चे आंसर राइटिंग से भागते हैं, तो वही प्रयास है कि आप लोग थोड़ा सा आंसर राइटिंग में सहज रहें। भूमिका कैसे लिखनी है, कैसे बीच का पार्ट लिखना, कैसे निष्कर्ष लिखना, वो सारी चीजें हम यहाँ कराएं आपको। तो प्रश्न एक बार पुनः पढ़ रहे हैं कि 1935 का अधिनियम एक ऐसी रेल की तरह था जिसमें अपना इंजन नहीं था, पर इसमें जगह जगह पर ब्रेक लगा हुआ था। तो इसी की व्याख्या करनी है। तो सबसे पहला इसमें की पॉइंट क्या होगा, आपके मन में एक होता होगा कि सर इसमें भूमिका कैसे लगे। तो भूमिका में की पॉइंट क्या है, 1935 का अधिनियम। और 1935 के अधिनियम के बारे में आप बता दीजिए, यही आपकी भूमिका हो गई। और यही उत्तर को लिखने का सबसे आसान और सबसे सारगर्भित महत्वपूर्ण तरीका भी यही होता है, और यही आपके उत्तर लिखने का सीक्वेंस भी होता है। तो अब थोड़ा सा 1935 के प्रमुख अधिनियम को बता दें। तो सबसे पहले क्या हुआ कि एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था का उपबंध था इस अधिनियम में। क्योंकि भाई प्रश्न इसी पे है कि ये एक ऐसा अधिनियम था जिसमें क्या कह रहा कि मतलब एक ऐसी रेल की तरह था जिसमें अपना इंजन ही नहीं है। अगर रेल है उसमें इंजन ही ना हो, और उसके बाद इंजन भी नहीं है, और जगह जगह मतलब इस पे ब्रेक लगाया गया है, तो इसकी स्वायत्ता भी कुछ नहीं है। तो यही स्टेटमेंट, और इसी को आपको व्याख्या करनी है। तो जब तक आप 1935 के अधिनियम को आप बताएंगे नहीं, तब तक आप इन चीजों को बता नहीं सकते। तो इसीलिए शुरुआत आप यहीं से करिए कि 5-6 पॉइंट में संक्षेप में 1935 के अधिनियम की चर्चा कर लें। तो इसमें जो सबसे पहली चीज आप देखेंगे कि एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था का उपबंध इसमें किया गया है, और आप लोगों ने पीटी में पढ़ा भी होगा। दूसरा इसमें है कि केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन की व्यवस्था को लागू करना और आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करना। मतलब दूसरा महत्वपूर्ण जो फैक्ट है कि केंद्रीय स्तर पर क्या है, द्वैध शासन की व्यवस्था को लागू करना, और आंशिक रूप से क्या है कि उत्तरदायी शासन की स्थापना करने की व्यवस्था थी इसमें। तो आप लोग को लग रहा होगा कि सर ये तो काफी अच्छा प्रयास अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अभी धैर्य बना के चीजों को देखिए, अभी और स्पष्ट होगा। इसमें फिर अगला आप देखेंगे कि विषयों के विभाजन के लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं। मतलब जो आप समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र वाली सूची आप जो देखते हैं अपने संविधान में, तो वो यही मतलब पहली बार व्यवस्था कहाँ लाई गई, तो इसी 1935 के अधिनियम से ही चीजें लाई गई थी, और बाद में तो संविधान का भी पार्ट बनता है। अब संघीय सूची, चूंकि वहां 3 सूचियां आ गई थी, तो संघीय सूची में क्या था कि इसको 2 भागों में विभक्त किया गया था, आरक्षित और हस्तांतरित। मतलब कुछ चीजें ऐसी थी कि जो एकदम आरक्षित थी, और कुछ चीजें ट्रांसफरेबल थी, और वो बेसिकली भारतीयों को मिलनी थी। और जो आरक्षित थी वो किसको मिलनी थी या किसके पास रहनी थी, अंग्रेजों के पास रहनी थी। और जिसमें आप सबसे देखिए अंग्रेजों के पास क्या रहनी थी, अब देखिए चालाकी इनकी, प्रतिरक्षा, मतलब डिफेंस पूरा इन्हीं के पास रहेगा। मतलब सारी सेना इनके पास रहेगी। दूसरा, जो वैदेशिक मामले हैं वो इनके पास रहेंगे। मतलब जो भी विदेश नीति रहेगी उस पर किसका अधिकार रहेगा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रहेगा। धार्मिक मामले मतलब मात्र ईसाई धर्म से, मतलब जो यहाँ ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं या यूरोपी हैं, तो वो भी पूरी तरीके से किसके पास हैं, तो उनके लिए या उनके प्रति कोई भी नियम कानून जो है भारतीय नहीं बना सकते। और उसमें भी ईसाइयों को तक ही चीजें सीमित रखी गई थी। मतलब उन्होंने अपने आप को वहां भी सेपरेट कर लिया। तथा कबायली जो क्षेत्र थे ये सब आरक्षित विषय थे। अब आप देख रहे होंगे कि एक तरीके से मतलब आप सब कुछ देते हुए कुछ भी नहीं दे रहे। मतलब वैदेशिक मामले, मतलब आपकी संप्रभुता खत्म है, आप डिफेंस आपके पास है ही नहीं है, तो आप बिना हाथ के हैं, तो मतलब आप केवल जी रहे हैं,
बाकी गरिमापूर्ण जो जीवन है वो आपके पास नहीं है। इसमें प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना आदि की बात इसमें कही गई थी। तो ये प्रमुख प्रावधान है। और अब आपको थोड़ा थोड़ा इन प्रावधानों के माध्यम से ये तो स्पष्ट हो रहा होगा कि कैसे ये इंजन रहित तो थी ही, और इंजन रहित क्यों थी अभी उसको भी हम बता देंगे। लेकिन ब्रेक किस तरह इसमें लगाया गया है, ये ब्रेक की चीजें दिख रही होंगी। और बिना इंजन की रेल होने का तात्पर्य यह है कि इस अधिनियम की अपनी कोई प्रस्तावना ही नहीं थी। मतलब भाई अगर किसी चीज की एक रूपरेखा नहीं है, प्रस्तावना नहीं है, तो फिर उसमें स्पष्टता ही नहीं है। कि मतलब सोचिए कि आप ऐसी ट्रेन में सवार हैं कि जिसके गंतव्य का पता ही नहीं है कि ट्रेन जा कहाँ रही है। मतलब अगर आप ट्रेवल करना चाहते हैं दिल्ली से, तो आप अगर अपने घर जाना चाहते हैं तो आप उसी ट्रेन में बैठेंगे ना, कि या कोई एक ऐसी ट्रेन चलती है जो केवल घुमाती रहती है और उसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है, तो फिर वो तो आपके लिए निरर्थक है। तो वही चीजें इसमें थी। और चूंकि प्रस्तावना ही नहीं थी, अगर आप देखेंगे तो इसमें जो 1919 की प्रस्तावना का ही ये अगली कड़ी मात्र थी। जो 1919 की जो अधिनियम आया था उसकी जो प्रस्तावना थी उसी का ही ये विस्तार था 1935 का अधिनियम। मतलब इसमें अपना कुछ नहीं था। मतलब तो ये इसके बिना रेल के इंजन की तरह थी। भाई अगर आप कोई भी बुक पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो आप प्रस्तावना को ही स्टार्टिंग में देखते हैं ना, कि भाई प्रस्तावना में बताया जाता है कि इस बुक का उद्देश्य क्या है, कैसे कैसे चीजें लिखी गई क्या है। तो बिना उद्देश्य की चीजें थी। तो ये रेल का इंजन आपको स्पष्ट हो गया होगा भाषा से। अब फिर जगह जगह पर ब्रेक लगाने से अभिप्राय यह है कि अब थोड़ा सा, चूंकि 1935 के अधिनियम की चर्चा कर दी, बिना रेल का इंजन ये क्यों था ये चर्चा हो गई। अब ब्रेक की चीजों को देखेंगे आप, तो ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए संविधान का निर्माण करना था। मतलब इसमें जो व्यवस्था की गई थी कि भारत के संविधान का निर्माण कौन करेगा, तो ब्रिटिश संसद करेगी। मतलब और वो संसद हमसे मतलब 6-7 हजार किलोमीटर दूर बैठ के हमारे लिए निर्णय बनाएगी। और वो कैसा निर्णय बनाएगी, तो औपनिवेशिक शासन में 1757 से लेकर के और 1935 तक तो आप लोगों ने देख ही लिया है। और अगर वो हमारे भाग्य का निर्धारण करेगी तो वो कहीं से हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो पहला ब्रेक है। दूसरा ब्रेक है कि केंद्र में ज्यादातर शक्तियां गवर्नर जनरल के पास दी गई थी। और आप देख ही रहे होंगे जो केंद्र में गवर्नर जनरल था उसके पास असीमित शक्तियां थी। भाई डिफेंस उसी के पास था, वैदेशिक मामले उसी के पास थे, फिर जनजातीय क्षेत्रों में उसी का दखल था। अपने आप को सेपरेट कर ही चुके थे जो पीछे मैंने बताया है। फिर केंद्र में द्वैध व्यवस्था के लिए रियासतों की सहमति आवश्यक थी। अब सोचिए कि जो द्वैध व्यवस्था की ये बात कर रहे हैं उसमें भी जो थोड़ा बहुत भारतीयों को मिलना भी था, तो इसमें भी क्या है कि ये रियासतों की सहमति पे होना था। और रियासत को ये लोग साथ के चल रहे थे। उस समय क्या था कि अंग्रेजों और रियासतों के बीच एक समय के बाद बहुत अच्छे संबंध हो गए थे, क्योंकि ये लोग रियासतों के मामले में दखल नहीं देते थे और जब जरूरत पड़ती थी तो रियासतों से सहयोग लेते थे। इसीलिए आजादी की लड़ाई में बहुत से रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया है। भाई 57 के ही विद्रोह में आप देखेंगे कि ग्वालियर जैसी महत्वपूर्ण रियासत किसके साथ थी, वो अंग्रेजों के साथ थी। वो विद्रोह को दमन करने में लगी हुई थी। फिर प्रांतीय शासन को कमजोर करने के लिए आपातकाल की व्यवस्था लाई गई। सोचिए कितना बड़ा हथियार रख लिए कि प्रांतीय शासन जो अगर कोई सरकार बहुत अच्छी चला रही है तो उसको किसी भी तरीके से वहां आपातकाल लगा करके उसको डायरेक्ट जो है केंद्र के नियंत्रण में ला दिया जाएगा। और आपातकाल की व्यवस्था मतलब इस समय जब इतना दुरुपयोग हुआ है, जब भी भारत में लगा है, आजाद भारत में, तो उस समय तो औपनिवेशिक भारत था, मतलब हम गुलामी की स्थिति में थे। तो आपातकाल की तो मंशा आप समझ सकते होंगे कि वो कितना ज्यादा दुराग्रह पूर्ण रही होगी। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये ब्रेक से संबंधित है। और इतना बताने के बाद फिर आपको छोटा सा निष्कर्ष दे देना है कि वस्तुतः सरकार की नीयत सुधारवादी नहीं थी, वह तो अपने अस्तित्व रक्षा का प्रयत्न कर रही थी। इसलिए संघवाद के नाम पर साम्राज्यवादी व्यवस्था की रक्षा का प्रयास किया गया। तो इस जो अधिनियम के माध्यम से आप क्या बताना कि भाई कहीं से भी जो है जो सरकार थी उसकी मंशा भारत में सुधार की नहीं थी, या भारत में जो है भारत को स्वशासन देने की नहीं थी, भारत को स्वतंत्र करने की नहीं थी। वो तो अंतिम समय तक उनका ये प्रयास था कि हमारा अस्तित्व यहाँ बना रहे, और उसी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए थोड़ा सा झुनझुना देने का प्रयास किया गया था। हालांकि इस अधिनियम का पुरजोर विरोध किया गया। जो उस समय एक अखिल भारतीय स्तर पर जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, काफी सशक्त संस्था थी, और
राष्ट्रव्यापी विरोध के बाद जो है इसकी कई चीजों में बाद में सुधार भी होता है, लेकिन चूंकि वो आपके प्रश्न का डिमांड नहीं तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से एक बैलेंस जो है निष्कर्ष देके आपको निकल जाना है। और इस प्रश्न का उत्तर यहीं तक था, और चूंकि 12 अंक का प्रश्न था तो इसमें आपको वही एक 1935 के अधिनियम को पहले बताना है, फिर बिना रेल के इंजन से तात्पर्य आपको स्पष्ट कर देना है, फिर ब्रेक की चीजें बता करके एक निष्कर्ष दे देना। और विश्वास मानिए आप इतना लिख करके आइए, जो अगर 12 अंक का है तो 7.5 8 नंबर अगर आप इतने में नहीं पाएंगे तो आप कहिएगा क्या। और यदि 12 में 8 नंबर पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप टॉप 10 में जा रहे हैं। और इसी तरीके से अगर और पेपर भी मेंटेन कर लें तो समृद्धि के साथ जुड़िए। समृद्धि का ये उद्देश्य भी है कि आप लोगों का जो आंसर राइटिंग को लेकर के डर है वो हम खत्म कराएं। डेली प्रैक्टिस करा ही रहे इन बैचों के माध्यम से, आपकी कॉपी का डेली मूल्यांकन हो रहा है, जो भी कमी रही है वो बताई जा रही है संस्थान के द्वारा। तो इसको ज्वाइन करें, चाहे हमारा पीसीएस मुख्य परीक्षा को लेकर के बैच हो या आरओ को, सब ओपन है। 15 अक्टूबर से सारे बैच स्टार्ट है हमारे। और देखिए कुछ कॉपी का आप डेमो देख सकते हैं कि आप जो है जो प्रश्न दिया जाएगा आपको, आप इसको लिख करके दिखाएंगे, इसका मूल्यांकन होगा और फिर जो है आपको मॉडल आंसर दिया जाएगा। और ये सारी चीजें सेम डे की ही प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि आप आज कॉपी लिख के दिखा रहे हैं तो हम 4 दिन के बाद कॉपी चेक करेंगे, 5 दिन के बाद मॉडल आंसर देंगे, कुछ नहीं। आप आज जो है 10 बजे आपको प्रश्न, 10 बजे के पहले पहले आपको कल 7 बजे तक जो दिखाना है प्रश्न लिख करके ग्रुप में, शाम को 7 बजे तक, तो 10 बजे आज आपको प्रश्न मिल जाएगा आपके पास। आज रात से 10 बजे से लेकर के कल शाम को 7 बजे तक का समय है, आप उस समय तक लिख करके चीजों को दिखाइए। और फिर शाम को कल 7 से 10 के बीच में आपकी कॉपी का मूल्यांकन होगा। जितने भी बच्चे हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से जुड़े रहते हैं उनका कॉपी चेक होती है 7 से 10 के बीच में। और 10 बजते बजते ही आपको ये जो प्रश्न मैंने दिया है इसका इस तरीके से हम मॉडल आंसर भी देंगे और पूरा आपकी कॉपी पे प्रॉपर फीडबैक रहेगा कि आप यदि आधा नंबर भी पाए हैं, मतलब आपका कटा है, 1 नंबर भी कटा है, या किस तरीके से आप जो है यदि 8 अंक का प्रश्न है तो कैसे उसको 5.5 6 6.5 तक इंप्रूव कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें कमेंट करके बताई जाती हैं और फिर आपको मॉडल आंसर दिया जाएगा। और ये प्रत्येक प्रश्न पत्र के प्रत्येक टॉपिक से होगा, मतलब आपका न तो कोई टॉपिक छूटेगा न तो कोई आपका प्रश्न पत्र छूटेगा, मतलब सारा कंप्लीट कराया जाएगा। साथ ही साथ निबंध और सामान्य हिंदी का भी क्लास होगा। तो ये सारी मतलब टेस्ट होगा, तो ये सारी चीजें कवर कराई जाएंगी। तो आप इससे जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। तो हमारे कुछ ये बैचेज चल रहे हैं सारी, ये हमारे कुछ लिंक्स हैं। एक तो हमारा टेलीग्राम है समृद्धि आईएएस का, तो अभी तक यदि आप लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करें। साथ ही साथ ये हमारे 2 चैनल हैं, एक तो समृद्धि आईएएस का यूट्यूब और दूसरा जो चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल, तो ये भी आपकी तैयारी के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। तो आप इसको भी ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ क्या है कि आपको डेली कुछ न कुछ चीजें परीक्षा के समय तक मिलती रहेंगी। और सबसे अंत में आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 730307 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।